मूवी की शुरुआत एक घने और सुनसान हरे भरे जंगल से होती है, जिसके बीचों बीच एक पुराना और वीरान सा घर बना हुआ होता है, जिसे देखकर ही अजीब सा डर महसूस होने लगता है, जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। इसी जंगल में थोड़ी दूरी पर एक कपल मेगन और डेव कार खराब होने की वजह से फंस जाते हैं। वे मदद की तलाश में उस घर तक पहुंचते हैं। मेगन का पैर मुड़ चुका होता है, इसलिए वह बाहर ही रुक जाती है, जबकि डेव हिम्मत करके घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि घर खाली है। थोड़ी और तलाश करते हुए डेव की नज़र बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ती है, जो खुला हुआ होता है। डेव जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, एक तेज सड़ी हुई बदबू उसे असहज कर देती है। फिर भी वह मदद की उम्मीद में आगे बढ़ता है और बेसमेंट से होते हुए घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां उसे एक पुराना टेलीफोन मिलता है, लेकिन वह काम नहीं करता। तभी उसे ऊपर से किसी के चलने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। डेव घबरा जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब फिर से शांत हो जाता है। यह सन्नाटा उसके डर को और बढ़ा देता है। उधर बाहर बैठी मेगन को भी धीरे धीरे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। उसकी नज़र ऊपर खिड़की पर जाती है, जहां उसे एक लाल लाइट दिखाई देती है, जैसे कोई कैमरा उसे रिकॉर्ड कर रहा हो। जैसे ही वह उस ओर ध्यान से देखती है, अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगती है। कोई साफ शब्द नहीं, बस एक डरावनी फुसफुसाहट, और इसी के साथ उसका चेहरा धीरे धीरे बदलकर शांत से डरावना होने लगता है। इसी दौरान डेव भी आवाज़ का पीछा करते हुए ऊपर वाले एक कमरे में पहुंच जाता है। वहां उसे कोई इंसान तो नहीं, बल्कि एक कैमरा दिखाई देता है, जो खिड़की से बाहर खड़ी मेगन को रिकॉर्ड कर रहा होता है। लेकिन डेव कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाहर खड़ी मेगन पूरी तरह बदल चुकी होती है, और उसकी तेज दिल दहला देने वाली चीख के साथ यह सीन खत्म हो जाता है। अब कहानी शहर में शिफ्ट होती है, जहां हम एबी से मिलते हैं, एक ऐसी लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी बिना अपने असली पेरेंट्स के गुजारी है, और उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एक दिन उसके घर पर स्टीव आता है, जो उसका बचपन का दोस्त है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। स्टीव एबी को बताता है कि वह उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का पूरा पता तो नहीं लगा पाया, लेकिन एक वकील है जो उसी सिलसिले में उसे ढूंढ रहा है। एबी पहले थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर वह वकील को कॉल करती है। कुछ ही देर में वकील उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स का एक घर है, जो अब उसे इनहेरिटेंस में मिलने वाला है। ये बात एबी के लिए शॉकिंग भी होती है और एक्साइटिंग भी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, वह कर्ज में डूबी होती है, और अचानक उसे एक घर मिल जाता है। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि यह घर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। एबी बिना देर किए उस घर को देखने जाने का फैसला करती है, ताकि उसे बेचकर अपनी लाइफ सुधार सके। वह जब ट्रेन से उस जगह की ओर निकलती है, तब हमें पता चलता है कि एबी हाथ कांपने जैसी किसी गंभीर जेनेटिक बीमारी से जूझ रही है। लंबे सफर के बाद वह एक दूर और सुनसान इलाके में पहुंचती है, जहां स्टेशन पर कोई भी नहीं होता, न कोई इंसान, न कोई गाड़ी। वहां कोई ऑनलाइन टैक्सी सर्विस भी अवेलेबल नहीं होती, इसलिए वह मजबूरी में अपना सामान उठाकर पैदल चलना शुरू कर देती है। काफी देर बाद वह एक छोटे से बार में पहुंचती है और अंदर जाकर लोगों से उस एड्रेस के बारे में पूछती है। लेकिन उस घर के बारे में जानकर माहौल अचानक बदल जाता है। लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं और बारटेंडर साफ मना कर देता है कि वह वहां न जाए और वापस लौट जाए। एबी को समझ नहीं आता कि आखिर उस घर में ऐसा क्या है। तभी एक लड़का कायल उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। वह उसे वहां तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एबी के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह उसके साथ चली जाती है। कुछ समय बाद कायल की गाड़ी जंगल के बीच उसी पुराने घर के सामने रुकती है, वही घर जहां सब कुछ शुरू हुआ था। कायल उसे घर तक छोड़ता है और पूछता है कि क्या उसे कंपनी चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि इस घर में शायद 20 सालों से कोई नहीं रहा है। लेकिन एबी मना कर देती है, वह अकेले ही अंदर जाना चाहती है। फिर भी कायल उसे अपना नंबर देता है और वहां से चला जाता है। अब एबी जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, उसे तुरंत एक अजीब सा माहौल महसूस होने लगता है। बाहर से देखने पर घर जितना सामान्य लगता था, अंदर उतना ही असहज और डरावना लगता है। हवा में हल्की सी सड़ी हुई बदबू घुली होती है और हर कोने में एक अनजाना डर छिपा होता है। फिर भी एबी खुद को संभालते हुए घर को ध्यान से देखना शुरू करती है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह घर सिर्फ रहने की जगह नहीं था, बल्कि एक तरह का होम ऑफिस भी था। उसे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि उसकी माँ एक साइकोलॉजिस्ट थी। ये जानकर एबी के मन में अपने पेरेंट्स को लेकर क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। घर को एक्सप्लोर करते हुए वह ऊपर एक कमरे में पहुंचती है, जहां उसे वही पुराना कैमरा मिलता है जो खिड़की की तरफ सेट होता है, जैसे किसी को बाहर रिकॉर्ड करने के लिए रखा गया हो। ये उसे अजीब लगता है, और वहीं उसे कई पुराने रिकॉर्डिंग टेप्स भी मिलते हैं। वो बाहर जाकर नेटवर्क ढूंढती है और स्टीव को कॉल करके बताती है कि उसे घर मिल गया है। लेकिन वापस लौटते हुए उसे अचानक ऐसा लगता है
जैसे ऊपर कैमरे वाले कमरे से कोई उसे देख रहा हो। वह एक पल के लिए चौंक जाती है। रात होते ही वह उन रिकॉर्डिंग्स को देखने का फैसला करती है। जैसे ही वह पहली टेप चलाती है, स्क्रीन पर उसके पेरेंट्स दिखाई देते हैं। वे दोनों खुश नजर आते हैं, जैसे उन्होंने अभी अभी इस घर में एक नई जिंदगी शुरू की हो। लेकिन तभी वीडियो में एक अजीब सा ग्लिच आता है। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और उसी पल उसकी माँ अचानक कैमरे की तरफ देखने लगती है। उनकी नज़र इतनी सीधी और असहज होती है जैसे वह किसी को देख रही हो, जबकि वहाँ सिर्फ कैमरा ही मौजूद था। एबी के मन में हल्की बेचैनी ज़रूर पैदा होती है, लेकिन वह इसे एक मामूली ग्लिच समझकर नज़रअंदाज कर देती है और बाकी टेप्स देखने लगती है। पहली बार अपने पेरेंट्स को देखकर उसके अंदर मिक्स इमोशंस उमड़ने लगते हैं। वह उनके चेहरे, उनकी आवाज़, उनकी हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से महसूस करने की कोशिश करती है। अगले ही दिन से घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एबी जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि कुछ दरवाजे अपने आप खुले हुए हैं, जबकि उसे साफ याद होता है कि उसने उन्हें बंद किया था। तभी नीचे से किसी के धीमे धीमे चलने जैसी आवाज़ आने लगती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह हिम्मत करके नीचे जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसकी नज़र उसी कैमरे पर पड़ती है और सबसे अजीब बात यह होती है कि कैमरा अपनी जगह से हटा हुआ होता है, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। जब वह कैमरे की स्क्रीन में देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे बाहर कोई खड़ा होकर उसे हाथ हिला रहा हो, लेकिन जैसे ही वह सीधे बाहर देखती है वहाँ कोई भी नहीं होता। अब उसका डर और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब उसे यकीन होने लगता है कि इस घर में कुछ बहुत गलत है। इसी बीच कायल उसे लंच के लिए मैसेज करता है। जब वह उसे पिक करने आता है तो एबी उससे घर के बारे में पूछती है, लेकिन कायल साफ साफ कुछ बताने के बजाय उसे सच्चाई खुद देखने की सलाह देता है। फिर वह उसे एक पुरानी खबर दिखाता है और वही खबर एबी की दुनिया पूरी तरह बदल देती है। उस खबर में बताया जाता है कि करीब 20 साल पहले इसी घर में 13 लोगों की लाशें मिली थीं और उनमें एबी के पेरेंट्स भी शामिल थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि इन सब मौतों का जिम्मेदार उसकी माँ को ठहराया गया था। ये सुनकर एबी अंदर से टूट जाती है। जब एबी और कायल घर लौटते हैं तब कायल उसे बताता है कि लोगों के मुताबिक उसकी माँ एक विच थी जिसने अपने पेशेंट्स की बलि दी थी और आखिर में उसने एबी, उसके पिता और खुद को भी जला दिया था। कायल मानता है कि शायद एबी उस हादसे में किसी तरह सुरक्षित जिंदा बच गई होगी। एबी भावुक होकर बताती है कि उसने अपना पूरा बचपन फॉस्टर होम्स में गुजारा है। उसने अभी अभी अपने पेरेंट्स को जाना है, इसलिए वह यह मानने के लिए तैयार नहीं होती कि उसकी माँ एक किलर थी। उसे महसूस होता है कि सच्चाई कुछ और है जो अभी तक सामने नहीं आई। दोनों के बीच एक इमोशनल मोमेंट बनता है, लेकिन जैसे ही कायल घर लौटने के लिए कमरे से बाहर निकलता है तभी अचानक उसे अपने सामने कैमरा दिखाई देता है और रिकॉर्डिंग शुरू होते ही अचानक कायल के दिमाग में भी अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज़ गूंजने लगती है। उसका चेहरा भी डरावना हो जाता है और तभी एक रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। इस सबसे अनजान एबी बाद में अपने पेरेंट्स को समझने के लिए और गहराई से रिकॉर्डिंग्स देखने लगती है। एक वीडियो में उसकी माँ एक पेशेंट से बात कर रही होती है जिसका नाम बाद में केविन रखा जाता है। वो आदमी बहुत अजीब हालत में होता है। वह कहता है कि उसके शरीर के अंदर कुछ है, एक ऐसा कुछ जो उसे अंदर से खा रहा है और बाहर निकलना चाहता है। अचानक उसका बिहेवियर बदल जाता है। वह शांत हो जाता है और कैमरे की तरफ देखने लगता है और सीधे एबी की तरफ देखकर बातें करने लगता है, जैसे उसे पता हो कि एबी उसे देख रही है। ये देखकर एबी डर जाती है। उसे यकीन होने लगता है कि यह मामला सिर्फ मानसिक बीमारी का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही है। डर और कंफ्यूजन में एबी तुरंत स्टीव को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है। स्टीव उसे तुरंत घर छोड़कर वापस आने के लिए कहता है, लेकिन एबी मना कर देती है। तब स्टीव उसे भरोसा दिलाता है कि वह इस पूरे मामले की जांच करेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। अब एबी अपनी माँ के नोट्स ध्यान से पढ़ने लगती है। हर नोट में एक ही सवाल लिखा होता है, क्या कैमरा नर्क को देख सकता है? यह सवाल उसके दिमाग में बैठ जाता है। डर के बावजूद वह कैमरा उठाकर पूरे घर को उसके जरिए देखने लगती है और जैसे ही वह ऐसा करती है उसे हर दीवार पर खून के निशान दिखाई देने लगते हैं जो सामान्य आंखों से बिल्कुल नजर नहीं आते। कैमरा जैसे इस घर की असली सच्चाई दिखा रहा होता है। उसे ऐसे दरवाजे और रास्ते दिखाई देते हैं जो असल में बंद होते हैं। वह एक ऐसे ही रास्ते से एटिक तक पहुंचती है जहां सब कुछ बिखरा हुआ होता है। वहां एक कुर्सी बाहर की तरफ मुड़ी होती है और उसके पास एक जंजीर पड़ी होती है, जैसे किसी को वहां बांध कर रखा गया हो। उसी समय उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह कैमरे से देखने की कोशिश करती है उसके सामने अचानक एक डरावना साया खड़ा दिखाई देता है। वह बुरी तरह से घबराकर नीचे भाग जाती है और कैमरा वहीं छूट जाता है। नीचे आने पर उसकी मुलाकात कायल की बहन पेज से होती है, जो अपने भाई को ढूंढते हुए यहाँ आई होती है। वह बताती है कि कायल रात से वापस नहीं आया और एबी को एक फोटो दिखाती है।
जो काइल ने अपने दोस्तों को भेजी थी, जिसमें वह एबी के साथ था। लेकिन एबी को भी नहीं पता कि काइल के साथ क्या हुआ। पेज को शक हो जाता है कि उसके भाई के साथ कुछ बुरा हुआ है। वह एबी को चेतावनी देती है कि वह इस घर को तुरंत छोड़ दे और फिर वहां से चली जाती है। लेकिन एबी डर के बावजूद भी इस घर को छोड़कर जाने के बजाय सच्चाई जानने का फैसला करती है। रात में एबी फिर से रिकॉर्डिंग्स चेक करती है। इस बार उसे एक ऑडियो फाइल मिलती है जिसमें उसकी माँ और एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट के बीच बातचीत हो रही होती है। इस बातचीत से एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है। ये कैमरा शापित है और हर बार जब यह किसी को रिकॉर्ड करता है तो उस इंसान की आत्मा का एक हिस्सा अपने अंदर कैद कर लेता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि केविन नाम का वही मरीज इस बुरी ताकत को इस दुनिया में लेकर आया था और उसी के जरिए यह कैमरे में कैद हो गई। दूसरा साइकोलॉजिस्ट एबी की मां को साफ चेतावनी देता है कि इस कैमरे को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसका पति जेसन इस कैमरे की ताकत की वजह से ही किसी तरह ठीक होकर जिंदा रह पा रहा था। इसी दौरान पेज अपने भाई को ढूंढने के लिए चुपके से घर में घुस आती है। उसे लगता है कि उसका भाई अभी भी यहीं हो सकता है। वह धीरे धीरे ऊपर एटिक तक पहुंच जाती है जहां उसे वही कैमरा पड़ा मिलता है। जैसे ही वह उसकी रिकॉर्डिंग देखती है, उसमें काइल की मौत का भयानक दृश्य दिखाई देता है। उसका चेहरा पूरी तरह नष्ट हो चुका होता है। ये देखकर पेज डर से कांप उठती है, लेकिन तभी अचानक उस पर भी हमला हो जाता है। उधर दूसरी तरफ स्टीव एबी की मदद के लिए इस घर से जुड़े पुराने केस और फाइल्स खंगालना शुरू करता है। जांच के दौरान उसे एक बेहद डरावनी बात पता चलती है। इस घर में जिन लोगों की मौत हुई थी उनके चेहरों की पहचान करना लगभग नामुमकिन था, जैसे किसी ने उन्हें पूरी तरह मिटा दिया हो। उसे यह भी पता चलता है कि कई साल पहले एक मानसिक रोगी अस्पताल से भाग गया था और वह कभी पकड़ा नहीं गया। इन सभी बातों को जोड़कर स्टीव को कुछ बहुत बड़ा गलत होने का एहसास होता है और वह तुरंत एबी के पास जाने का फैसला करता है। इधर एबी फिर से एटिक में जाकर कैमरा वापस ले आती है और फिर से रिकॉर्डिंग्स को ध्यान से देखती है। अब उसे एक पैटर्न समझ में आता है। हर मरीज कैमरे की तरफ देखता है और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। एक वीडियो में वह अपने पिता को देखती है जो घबराए हुए होते हैं क्योंकि उसे अपनी छोटी बच्ची यानी एबी नहीं मिल रही होती। उसी वीडियो में उसकी माँ एटिक में बैठी होती है और कबूल करती है कि वह इन बलियों के जरिए जेसन को उसकी जानलेवा बीमारी से बचा रही थी। लेकिन अब वह थक चुकी होती है और कहती है कि यह सब अब खत्म होना चाहिए। लेकिन जेसन ऐसा नहीं चाहता। वह कैमरा उनकी तरफ ही घुमा देता है और वह भी जेसन के लिए बलि बन जाती है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ वही कैमरा है। वह तय करती है कि अब वह इस कैमरे और इससे जुड़े हर सबूत को खत्म कर देगी। वह सभी रिकॉर्डिंग्स को बाहर ले जाकर जलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एक अजीब एहसास होता है, जैसे उसकी माँ अभी भी कहीं इस घर में फंसी हुई है। इसलिए वह कैमरा लेकर घर के अंदर वापस चली जाती है और कैमरे के जरिए फिर से घर को अच्छी तरह से दिखने लगती है। इस बार कैमरा उसे और भी गहराई से इस घर की छिपी सच्चाई दिखाने लगता है। कैमरे में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसके पास से गुजर जाता है, लेकिन उसे छूता तक नहीं। ऐसा लगता है जैसे वह अतीत का कोई हिस्सा हो। एबी जब ऊपर जाती है जहां उसे एक औरत दिखाई देती है जो उसकी तरफ बढ़ती है। एबी डर जाती है, लेकिन वह औरत उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। आखिरकार एबी को उसकी माँ की आत्मा दिखाई देती है। वह उनका पीछा करती हुई नीचे बेसमेंट की तरफ जाती है। दरवाजा बंद होता है, इसलिए वह बाहर जाकर पुराने रास्ते से बेसमेंट में प्रवेश करती है। अंदर पहुंचते ही उसे तेज सड़ी हुई बदबू महसूस होती है। इसी बीच स्टीव एबी को कॉल करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता तो वह उसे वॉइसमेल पर एक जरूरी बात बताता है। कहता है कि एबी का पिता जेसन अभी भी जिंदा है। उसने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि वह सबकी नजरों से बचकर वापस उस घर में रह सके। वह एबी को तुरंत घर छोड़ने को कहता है, लेकिन एबी तक यह मैसेज नहीं पहुंच पाता। अब वह बेसमेंट में अपनी माँ के पीछे पीछे चलते हुए एक बड़े कमरे तक पहुंच जाती है। वहां उसे मेगन, डेव और काइल की लाशें पड़ी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही अचानक कोई उस पर भी हमला कर देता है और जब उसे होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है। उसके पास पेज भी बंधी होती है जिसे पहले ही पकड़ लिया गया था। तभी अंधेरे से एक डरावना आदमी उनके सामने आता है जो कोई और नहीं एबी का अपना पिता जेसन होता है। जेसन एबी को बताता है कि यह कैमरा ही उसकी जिंदगी का सहारा है। इस कैमरे के जरिए वह लोगों की बलि देकर खुद जिंदा रहा है। वह एबी को दिखाने के लिए पेज पर कैमरा घुमाता है। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू होती है, पेज अचानक शांत हो जाती है। बाहर से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में साफ दिखता है कि कोई अदृश्य ताकत उसके चेहरे को नोच रही है और कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ये देखकर एबी बुरी तरह चीख उठती है। इसी बीच स्टीव भी एबी को ढूंढते हुए उस घर तक पहुंच जाता है,
लेकिन जैसे ही वह अंदर आता है जेसन उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और एटिक में ले जाकर बांध देता है। अब जेसन की अगली चाल और भी खतरनाक होती है। वह चाहता है कि एबी अपने ही हाथों से स्टीव को मारे और कैमरे की इस शापित ताकत को अपना ले। वो एबी को बताता है कि जिस जेनेटिक बीमारी से वह खुद सालों से लड़ रहा है वही बीमारी एबी के अंदर भी मौजूद है, और इसी वजह से अगर एबी जिंदा रहना चाहती है तो उसे भी वही करना होगा जो वह अब तक करता आया है। लेकिन आखिरी समय में जैसे ही जेसन उसे मजबूर करने की कोशिश करता है, वह हिम्मत दिखाकर कैमरा जेसन की तरफ ही घुमा देती है और रिकॉर्डिंग शुरू होते ही जेसन खुद उसी भयानक अंजाम का शिकार हो जाता है जिसका वह अब तक दूसरों को बनाता आया था। मगर जेसन के गिरते ही कैमरा भी नीचे गिर जाता है और कुछ पलों के लिए एबी और स्टीव की तरफ भी रिकॉर्ड करने लगता है। एबी घबराकर तुरंत कैमरा बंद कर देती है। दोनों को लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है और वे बच गए हैं। इसके बाद वे उस शापित कैमरे को घर से बाहर ले जाकर आग में जला देते हैं ताकि यह बुराई हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जैसे जैसे आग की लपटों में कैमरा खत्म होता है उसके साथ उनका डर भी खत्म होता जाता है। आखिरकार दोनों इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करते हैं। स्टीव कार की चाबियां लेने के लिए अंदर चला जाता है जबकि एबी बाहर अकेली खड़ी रहती है। तभी अचानक उसे दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वह जब वहां जाकर देखती है तो उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वहां एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है जो पहले ही इस कैमरे का शिकार हो चुका था। एबी घबराकर तुरंत स्टीव को पुकारती है। तभी उसकी नज़र घर की खिड़की पर पड़ती है और इस बार जो वह देखती है वह और भी ज्यादा डरावना होता है। खिड़की के अंदर उसकी माँ और बाकी सभी लोग खड़े होते हैं जो इस कैमरे का शिकार हो चुके थे। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह होती है, इस बार एबी उन्हें बिना कैमरे के देख पा रही होती है। यहीं उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो चुका है। दरअसल इस कैमरे का नियम हमेशा से साफ था, जो भी एक बार इसके सामने रिकॉर्ड हो जाता है वह बच नहीं सकता। और एबी और स्टीव दोनों पहले ही उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके थे। इसका मतलब यह था कि वे दोनों ऊपर एटिक में ही मारे जा चुके थे और अब वे भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुके थे जिससे बचने की वे पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।